नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। आज की पहली बड़ी खबर में बात करेंगे बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर, जिसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम का आभार जताया गया है। आज की दूसरी बड़ी खबर पंजाब के होशियारपुर से है, जहां राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चूक हुई है। क्या है पूरा मामला, इसी कार्यक्रम में जानेंगे। तीसरी बड़ी खबर बड़वानी जिले से है, जहां 7 नगरीय निकायों को सरगर्मी देखी जा रही है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर सतना के चित्रकूट से है, जहां नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल और उसके समर्थकों पर अवैध खनन कराने के आरोप लग रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। 2024 के लोकसभा चुनाव और इसी साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी का बिगुल बीजेपी ने फूंक दिया है। इस बीच बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के लिए धन्यवाद कहा गया है। साथ ही महाकाल मंदिर के विकास और करतारपुर कॉरिडोर के लिए उनका आभार जताया गया है। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना बीजेपी के चीफ बंदी संजय कुमार की तारीफ की और कहा कि सभी राज्यों को नेताओं को उनसे सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदी संजय के प्रेजेंटेशन को 1 घंटे तक देखा। बता दें, पहले दिन बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश हुआ। प्रधानमंत्री के विजन और ग्लोबल लेवल पर उनकी कामयाबी की चर्चा हुई। ये तय हुआ कि आने वाले सभी चुनाव जीतने हैं। बैठक में इस बात पर खास जोर दिया गया कि कैसे विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रहा है, कैसे उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर हर झूठ बेनकाब हो जाता है और उनके हर काम पर देश की सबसे बड़ी अदालत भी अपनी मुहर लगा देती है। हमारे साथ केएल द्विवेदी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। केएल जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सराहना हुई है और जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि जो संजय बंदी है उनको लेकर भी उन्होंने सराहना की मोदी जी ने, और कहा कि सभी देशों को भी जो है उनसे सीखना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है, जिस प्रकार से उसमें कई अहम मुद्दों पर लगातार चर्चा की जा रही है और निश्चित तौर पर जो आगामी चुनाव कई प्रदेशों में होने हैं और उसके बाद लगातार विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन राष्ट्रीय मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का जो है वहां पर दिखाया गया। सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे उनसे विमर्श और चर्चाएं लगातार की जा रही हैं और किस प्रकार से जो मेन फोकस है वह ये है कि किस प्रकार से विधानसभा के चुनाव को जीता जाए और आने वाले लोकसभाओं में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटों से विजय हो। इसको लेकर के जो गहन मंथन है वह लगातार 2 दिनों से जारी है और इस पर ही लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जी। काफी समय से अटकलें चल रही थी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है। 1 साल तक जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर बिल्कुल ये जो पुष्टि है बताई जा रही है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने देखा है गुजरात में चुनाव हुए हैं विधानसभा में और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर विजय हासिल हुई है और अन्य प्रदेशों में भी अगर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वोटर परसेंटेज है वह एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज बड़ा है, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उनका जो राष्ट्रीय पदाधिकारी का जो नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व है उसका क्रियान्वयन वे बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसको लेकर के जो फीडबैक्स आ रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए उनका कार्यकाल को बढ़ाने जाने की संभावना जताई जा रही थी और ये लगता है कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि भी की हुई है कि उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, काफी फायदेमंद ये जो अभी फैसला हुआ है ये साबित होने वाला है बीजेपी के लिए। लेकिन बात अगर विपक्ष की करें एलजी, तो यहाँ पे इस बैठक में विपक्ष को लेकर भी चर्चा हुई, किस तरह से लगातार आरोप लगाए जाते हैं, लगातार कहीं ना कहीं पीएम मोदी के खिलाफ भी काफी सारे उनके खिलाफ भी कई सारी बातें कह दी जाती, मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि नापसंद कहीं ना कहीं सरकार को किया जाता है विपक्ष द्वारा। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का कार्य है सरकार के क्रियान्वयन को देखना और लगातार आरोप लगाना और इसको लेकर के वह लगातार आरोप लगाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई मुद्दे हुए, चाहे वह राफेल स्कैम के ऊपर बात हुई, चाहे वह नोटबंदी के ऊपर बात हुई, अन्य विषयों पर जीएसटी पर जो बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से निर्देश सरकार को दिए हैं
उसको लेकर के जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह केंद्र की सरकार के ऊपर लगाए जा रहे थे, वहां कहीं ना कहीं विपक्ष को बैकफुट पर आना पड़ा। तो इसको लेकर के जिस प्रकार से जो मंथन है वह भी किया जा रहा है, और किस प्रकार से विपक्ष के सवालों का जवाब केंद्र की सरकार दे, और किस प्रकार से सदन के अंदर या सदन के बाहर किस प्रकार से नेतृत्व करना है, इसको लेकर के भी गहन चिंतन, बैठक और मनन का दौर लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में इसका जो एक फीडबैक और एक जो रिपोर्ट हम जिसको बोलते हैं वह जल्द से जल्द जारी होगी, और पदाधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस पॉलिसी और उस फीडबैक पर काम करेंगे। जी बिल्कुल, पॉलिसी फीडबैक की जैसे आपने बात किया, जैसे बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया है, जैसे कि क्या खास है उस प्रस्ताव में, आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में किस तरह से इसका असर देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, बताया गया है, उसमें बैठकों का दौर लगातार जारी है। नेतृत्व में कहां पर क्या परिवर्तन करना है, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है, और किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको किस प्रकार से संगठित होकर के आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करनी है, और लगातार जो लोकसभा चुनाव देश में होने वाले हैं 2024 में, उसको लेकर के भी रणनीति बनाई गई है। तो राजनीतिक प्रस्ताव में इस प्रकार की चर्चाएं की गई हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एलजे आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ेंगे अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय पंजाब के होशियारपुर में हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, देश के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। उन्होंने कहा, देश में 21 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कौन सी सुरक्षा में चूक हुई है? वह उन्हें गले लगाने आया था और अति उत्साहित था, इसे सुरक्षा में चूक नहीं कहा जा सकता। यात्रा में ऐसा होता रहता है। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत की सभी संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी कंट्रोल कर रही है, सभी संस्थाओं पर उनका दबाव है। चुनाव आयोग, नौकरशाही, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई भारत की संस्थाओं और विपक्ष के बीच है। तो हमारे साथ अब आलोक सोती जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। राहुल गांधी की यात्रा लगातार बढ़ रही है आगे, पंजाब के होशियारपुर में अब ये यात्रा पहुंच गई है। आज ऐसी खबरें देखने को मिली थी कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने इसे चूक करार ना देते हुए कहा कि यात्रा में ऐसा होता रहता है। वो युवक काफी उत्साहित था, क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, राहुल गांधी जी ने बड़ा ही मैच्योर और सटीक जवाब दिया है। और क्योंकि आपने देखा, जब आप सड़क पर चलते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, तो कोई ना कोई अति उत्साह में आपके पास आ जाता है, आपके करीब पहुंच जाता है, और ऐसी ही एक घटना आज भी देखी। लेकिन यहाँ देखने समझने वाली बात यह कि गांधी परिवार के ऊपर हमेशा थ्रेट्स रहता है। आपने देखा था, राजीव गांधी जी के साथ भी एक ऐसा ही हुआ था। एक महिला करीब आई थी, उन्होंने उनके झुक के पैर छुए थे और एक बहुत बड़ा सा बम ब्लास्ट हो गया था। तो कहने की बात यह है कि इसी तरह आपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी देखा था। तो इन सब को देखते हुए गांधी परिवार के ऊपर हमेशा जो है थ्रेट्स बना रहता है, इसलिए इन बातों का जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता है, इसको ही कह सकते हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजर हैं यात्रा के, उनको ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि कभी भी बहुत ही जो है बढ़ सकती है और दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो बड़ी काबिल तारीफ है कि जो धन है वो केवल कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है। यहाँ बड़ा प्रश्न होता है, क्या ऐसा पिछले विगत 8 सालों में हुआ कि इससे पहले भी हुआ? क्योंकि मात्र 8 साल के अंदर इतना धन कुछ लोगों के, चंद लोगों के पास इकट्ठा होना संभव नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर आई थी, और आपने देखा था कि अगर इन 8 सालों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा कांग्रेस की ही सरकार रही, गैर कांग्रेसी सरकार केवल एक दफे 5 साल के लिए अटल जी की रही थी, बाकी आपने देखा हमेशा कांग्रेस की सरकार रही। तो कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर से उभर रहे हैं, अच्छी बात है, और ये भी बात अच्छी चिंतन करना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा था जिस तरीके से गांधी जी ने रजवाड़ों को खत्म किया, उसके बाद भूमि उन्मूलन का जो कार्यक्रम था उसको चलाया गया। यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा है, क्या जो बेनामी संपत्ति
वाला जो कानून बना रखा है, क्या राहुल गांधी जी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर उनकी सत्ता आती तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसमें बड़ा अच्छा है कि एक व्यक्ति केवल एक मकान रख सकता है, अगर उससे ज्यादा उसकी संपत्ति है तो वो सरकार की हो जाएगी, और जो संपत्ति उसने घर बनाया है उसको भी बताना पड़ेगा कि वो धन कहाँ से लाया है। तो देश जिस प्रकार का है, तो यहाँ पे इस तरीके की सोशलिस्टिक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। चंद लोगों के हाथ में अगर संपत्ति आ जाएगी तो उसको उसका दुरुपयोग हो सकता है। पावर के आने के बाद जो है, धन आने के बाद पावर, उस पावर में का जो खेल होता है, जो सत्ता होती है, वो इस लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए संपत्ति का जो बंटवारा है उस पे ध्यान देने योग्य है। हाँ, अगर किसी ने कानून के तहत इसको अर्जित किया है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि ये ट्रेंड क्यों चल रहा है। क्या ये ट्रेंड आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि जो धन की संपत्तियों का जो बंटवारा है वो ऐसा ना हो कि आगे आने वाले 20 से 30 साल के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दे, जैसे अभी भी हम लोग को देखने पड़ रहा है कि भारत और इंडिया दो चीज दिखती हैं। कहीं पे आपको मॉडर्न कॉलेज दिखाई देंगे और गांव में बच्चा जो है वो अभी भी नंगे पांव तख्ती व्यवस्था लेके पढ़ने जा रहा है। और शहरों में भी आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएंगे जो कि फुल्ली एयर कंडीशन होते हैं। तो इस खाई को बांटना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि संपत्ति का बंटवारा मॉडर्न टाइम में कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका या कैसे बराबर पे लाया जा सकता है। बिल्कुल आलोक जी, एक सवाल और मेरा आपसे ये कि यहाँ पर अमीरी गरीबी का मुद्दा तो उन्होंने उठाया ही, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही कि 21 नाम तो उन्होंने खैर नहीं लिया, 21 लोगों के पास उन्होंने कहा है कि संपत्ति है बहुत ज्यादा। तो वो जो 21 लोग हैं उनका इशारा यहाँ किसकी तरफ है? वो जो कॉर्पोरेट हैं आपके पास, जैसे एक समय टाटा बिरला हुआ करते थे, आज नए कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप अडानी अंबानी साहब का नाम ले सकते हैं। ऐसे देशों में रहते हैं क्योंकि आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमिक थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उस समय इस बात को समझ लिया था कि पूर्णतः यहाँ पे सरकारी या पूर्णतः प्राइवेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए मिक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लिए थे और वैसी ही पॉलिसी बनाई गई थी। तो देखने वाली बात यह है कि मात्र 70 लोग ही क्यों इस कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें हो पाए। आपके और भी इसमें बढ़ना चाहिए था। इसका रेशियो जितना वाइड होगा, जितने कॉर्पोरेट सेक्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आप देखेंगे, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर सरकारी जो तंत्र है, जो सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, वो पूर्णतया जो है सफल नहीं हुई। और साथ में आपने देखा था 1991 में जिस तरीके से नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, और आपने देखा जो परिस्थिति आज हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं उस परिस्थितियों से हम लोग गुजर चुके हैं। तो वो चीजें आया, मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, बाद में उनको जो टर्म और मिले उसमें इजाफा हुआ। लेकिन ये जो इजाफा हो रहा था उसमें ये देखने वाली थी जो कॉर्पोरेट सेक्टर बन रहे हैं, जो कॉर्पोरेट चेयरमैन बन रहे हैं, उसकी जो संख्या है उसमें क्यों कमी रह गई। आप केवल 70 लोग क्यों रहे? 700 या 7,000 लोग अगर होते तो ये इस पे सोचने वाली और विचार करने वाली बात है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, बड़ा लोग है, बड़े आवाम है, तो इसमें उस रेशियो में संख्या को भी बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। यानी कि राहुल गांधी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सेक्टर्स को लेकर बात कही है, अमीरी गरीबी की जो बात यहाँ पर करी जा रही है। लेकिन कितना अगर बात की जाए, देश के लिए ही बात की जाए, तो जिस तरह से राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, बात की जाए सरकार की, तो वो इसे किस तरह से देखती है कि जो अमीरी गरीबी की बात यहाँ पर राहुल गांधी ने की है, जिस अमीरों पर जिन पर राहुल ने निशाना साधा है, सरकार की बात की जाए यानी कि पक्ष में जो सरकार है बीजेपी की बात की जाए, वो इन अमीरों को किस नजर से देखती हैं? रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है। बिल्कुल ये होता है। अगर आप टाटा बिरला की बात करें तो वो अंग्रेजों के समय में था। आप इसको जो आप देखते जमशेदपुर में जो आपका प्लांट लगा हुआ है वो भी 1906 का लगा हुआ है। तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इस समय इनको ये भी मनन करना चाहिए कि ये जो कॉर्पोरेट आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो आज पिछले 8 सालों में नहीं बने हुए हैं। और एक समय है कि आदमी प्रोग्रेस बहुत तेजी से करता है। आप इन्फोसिस को देखिए कि
लाख करोड़ की कंपनी बनने में उनको 23 से 24 साल लग गए थे, बिल्कुल। और लेकिन उसको डबल करने में उनको 1 ही साल लगा। तो ये बात सही है कि इकोनॉमिक में अब फास्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसलिए मनी को डेवलप करने में, डबल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन उस अमाउंट को, इस बड़े अमाउंट तक पहुँचने में आपको 25 बिल्कुल। से 30 साल लगते हैं। उस समय उनको विचार करना चाहिए कि उस समय कांग्रेस की सरकार भी देश में मौजूद थी। केवल आज की सरकार के ऊपर उँगली उठाना ठीक नहीं है। हाँ, ये विषय अच्छा है, इस विषय पे सोचना और विचार करना बहुत अच्छा है बिल्कुल, कि आगे बिल्कुल। आने वाले 25-30 सालों में भारत कहाँ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हम तक। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में जनवरी महीने में कार्यकाल खत्म होने वाले 19 नगरीय निकायों के लिए 20 जनवरी को मतदान होगा। 23 जनवरी को मतगणना के बाद परिणाम आएंगे। इसमें बड़वानी जिले के 7 नगरीय निकाय भी शामिल हैं, जहां चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, जहां जनप्रतिनिधि सहित प्रदेश के दिग्गज नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के लिए मैदान में उतर आए हैं। वार्ड स्तर पर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। स्थानीय समस्याओं को दूर करने के दावे और वादे किए जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल के आवास के पास वार्ड क्रमांक 10 स्थित आदिनाथ जिनिंग परिसर क्षेत्र के लोग सड़क और ड्रेनेज की सुविधा को तरस रहे हैं। यहाँ पिछले 15 साल से कॉलोनी के रहवासी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में रहवासियों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया। क्या कहते हैं रहवासी और जिम्मेदार अधिकारी, पहले ये सुनते हैं, फिर हम अपने संवाददाता से चर्चा करेंगे। बारिश के पानी की बहुत समस्या है, इस कारण से हम बहुत परेशान हैं। कितनी बार हमने आवेदन लगाए हैं, जन सुनवाई में गए हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी का कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक। विगत कितने वर्षों से समस्या से झेल? हम 15 वर्षों से परेशान हैं। चुनाव आते हैं, बोल देते हैं बस आप वोट दो हमें, हम हो गए जीत जाएंगे, तो फिर वो इधर आते ही नहीं, देखते ही नहीं। हम बोलते हैं हम इतने समय से परेशान हैं, वो जीत जाते उसके बाद एक भी बार इधर आने का कोई नाम ही नहीं है। इसलिए इस बार बोल रहे हैं कि रोड नहीं, ड्रेनेज नहीं तो वोट नहीं। सर यहाँ पर रोड बिल्कुल इतनी बेकार है कि अपन गाड़ी से जाओ तो गिरने का इतना डर है। बच्चे और मतलब हम लोग ऐसे चलते हैं कि हम कब गिर जाएं कोई भरोसा नहीं। विगत कितने वर्षों से समस्या है? सर 15 साल हो गए हैं और इस बार कभी ये नहीं हुआ तो हम वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। विरोध अभी कर रहे हो? जी सर। सर मुख्य ये मंत्री जी हैं प्रेम सिंह पटेल सर, उन्हीं के पास की कॉलोनी में हम रहते हैं। जब हमारी कॉलोनी का ऐसा चल रहा है तो दूसरी कॉलोनी का क्या हाल होता होगा। समस्या मेन समस्या है सर यहाँ की रोड की और ड्रेनेज लाइन की, क्योंकि विगत 15 वर्षों से इस कॉलोनी में न तो रोड है न ड्रेन व्यवस्था ढंग से चल रही है। क्योंकि ड्रेनेज जो पाइपलाइन डली उसमें भी जो है चौक हो जाती है। बार बार नगर पालिका से निवेदन करके उनको खाली करवाया जाता है और यहाँ का जो गंदा पानी है उसको बाहर भिजवाया जाता है। कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है। साथ ही इसके संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को, शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन भी किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय की 181 हेल्पलाइन पर भी सहयोग की अपेक्षा की, लेकिन आज तक ये 15 सालों से विगत यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अतः इस संबंध में हमारे द्वारा यदि सामूहिक रूप से समिति की मीटिंग की जाकर ये हमने प्रस्ताव रखा है कि जब तक ड्रेनेज या रोड नहीं तब तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम लोग। मैंने 12 जनवरी को ही नगरपालिका बड़वानी के सीएमओ का प्रभार लिया है। ये मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसको दिखवाती हूँ। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज जी, नगरीय निकाय चुनावों की बात करें तो यहाँ पर बड़वानी में 7 नगरीय निकाय में जो है चुनाव होना है और ऐसे में जनता काफी नाखुश नजर आ रही है सरकार के काम से। चुनाव बहिष्कार की भी बात की जा रही है। पंकज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पंकज जी से फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने, 19 नगरीय निकायों के लिए 20 जनवरी को मतदान होगा और परिणाम 23 जनवरी को आ जाएंगे। इनमें बात करें अगर बड़वानी की तो यहाँ पर 7 नगरीय निकाय शामिल हैं,
लेकिन बड़वानी की जनता काफी परेशान है क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कें खुदी पड़ी हैं, सड़कों का हाल बेहाल है, जिससे यहाँ के रहवासियों का कहना है कि इस बार चुनाव जो है बहिष्कार किया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं तस्वीरों में भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लेकर, बैनर लेकर लोग घूम रहे हैं। चुनाव के बहिष्कार की यहाँ पर बात की जा रही है क्योंकि सरकार के काम से नाखुश हैं। कहना है लोगों का, कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, किसी को भी वोट नहीं दिया जाएगा। पिछले 15 साल से यही समस्या बनी हुई है। कॉलोनी के रहवासी इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। यहां पर चुनाव बहिष्कार की बात करते हुए लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का भी नारा लगाया क्योंकि सड़कें हम देख पा रहे हैं काफी बदहाल स्थिति में है और यही तस्वीर इस जगह की पिछले 15 साल से बनी हुई है। तो जब चुनाव होते हैं, जनप्रतिनिधि पहुंचते तो हैं, प्रत्याशी जाकर वोट की अपील तो करते हैं, लेकिन इसके बाद जब चुनाव हो जाता है, नतीजे आ जाते हैं, इसके बाद सब गायब हो जाते हैं। रहवासियों का कहना है कि फिर कोई सुध नहीं ली जाती है कि क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होना है। बड़वानी में 7 नगरीय निकाय जो है शामिल हैं, लेकिन यहां पर जनता नाखुश है। सड़कों की मांग यहां पर की जा रही है। सड़क पिछले 15 साल से बदहाल है। लोगों का कहना है कि अगर यही हाल रहा, आगे भी यही देखने को मिला, तो शायद इस बार चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। जैसे कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, लोग बैनर पोस्टर लेकर निकले हैं और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता लोकेश दावदे से। लोकेश जी, नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में और बड़वानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग काफी नाखुश हैं और चुनाव बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। जी हर्षिता, हम बता दें कि बड़वानी जिले की 7 नगर निकाय चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं के सहित प्रदेश के बड़े दिग्गज नेताओं को भी वार्ड के प्रत्याशियों के हित में मतदान की अपील की जा रही है। वहीं बड़वानी जिले की नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 10 आदिनाथ जीनी परिसर के वहां के स्थानीय रहवासियों के द्वारा सामूहिक निर्णय लेकर मतदान का बहिष्कार किया। रोड नहीं तो वोट नहीं। हालांकि जिस तरीके से ये जो उनकी मांग है, विगत 15 वर्षों से वहां के रहवासी इस समस्या से जूझ रहे। हालांकि जनप्रतिनिधि सहित प्रशासन का भी कभी इस ओर ध्यान नहीं गया, ऐसा वहां के रहवासियों का कहना है। हर्षिता जी, यानी कि पिछले 15 साल से जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ग्रामीण तो नहीं, रहवासी जो हैं परेशान हैं, लेकिन सुध इन लोगों की नहीं ली जा रही है। तो जब पहले चुनाव हुए थे, पहले भी जब नगरीय निकाय चुनाव हुए होंगे, तब भी क्या बहिष्कार की मांग उठाई गई थी, आवाज उठाई गई थी, या किस तरह के वादे इन लोगों से किए होंगे जो झूठे साबित हो रहे हैं? हालांकि जिस तरीके से वस्तु स्थिति वहां के जो रहवासियों से जब जानी गई तो उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तो वहां के जनप्रतिनिधि और वहां के जो उम्मीदवार है झूठा प्रलोभन देकर उनसे वोट की अपील की जाती है। लेकिन इस बार वहां के रहवासियों ने सामूहिक निर्णय लिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसा वहां का उन्होंने वहां पर निर्णय लिया है। अब ये देखना है कि जिस तरीके से 20 तारीख को मतदान होना है और 23 को परिणाम आना है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के वार्ड वासियों के द्वारा 20 तारीख को कितना प्रतिशत मतदान होगा, ये तो आगामी 23 को ही पता चलेगा परिणाम से। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो चलिए अब चौथी बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेंगे। खबर सतना के चित्रकूट से है, जहां नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल और उनके समर्थकों पर अवैध खनन कराने के आरोप लग रहे हैं। जब अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस की टीम नायब तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंची तो नगर परिषद अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने पुलिस पर चप्पल चला दी। ऐसे में पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष और उनके समर्थकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें, सोमवार की रात ग्राम पथरा स्थित सुरांगी में नगर परिषद चित्रकूट के अध्यक्ष साधना पटेल और उसके समर्थक जेसीबी से अवैध खनन करवा रहे थे। इसकी सूचना पर चित्रकूट नायब तहसीलदार सुमित गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और नायब तहसीलदार को देखकर नगर परिषद अध्यक्ष और उनके समर्थक आग बबूला हो गए। यहां विवाद बढ़ गया। इस बीच अध्यक्ष के समर्थकों ने लाठी डंडों से नायब तहसीलदार और पुलिस पर हमले का प्रयास किया। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल ने चप्पल उतारकर पुलिस कर्मचारी को मार दी। इतना ही नहीं, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर भी जबरदस्ती छुड़वा कर ले गए। जो है नायब तहसीलदार चित्रकूट श्री सुमित गुर्जर ने थाना आकर जो है टीआई हमारे टीआई चित्रकूट श्री हीरालाल मिश्रा जी को बताया कि कुछ लोग पथरा में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। तो उसी के तारतम्य में टीआई चित्रकूट मैं बल्कि और तहसीलदार सुमित गुर्जर के साथ मौके पर गए थे। तो मौके पर इन्हें जो है कुछ लोग वहाँ अवैध उत्खनन करते हुए दिखाई दी, जिसमें एक जेसीबी 2 ट्रैक्टर थे और उसमें मिट्टी का जो है जेसीबी से उत्खनन किया जा रहा था। तो इन्होंने बाकायदा उन्हें रोकने का प्रयास किया। रोकने के प्रयास के दौरान उन्होंने हमारे पुलिस बल के साथ जो है गाली गलौज की और कुछ देर बाद जो है मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री साधना पटेल उपस्थित हुई। उनने भी जो है पुलिस दल के साथ जो है गाली गलौज की और साथ ही हमारे एक जवान के साथ चप्पल से भी मारपीट हुई है। ये और तो उक्त घटनाक्रम में तहसीलदार चित्रकूट सुमित गुर्जर द्वारा जो है एक लिखित आवेदन पेश किया गया और उस लिखित आवेदन के तारतम्य में हमने धारा 379, 147, 148, 149, 294, 186, 353, 332, 506 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में हमने एफआईआर दर्ज की है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता पंकज राव से। पंकज जी, यहाँ पर नगर परिषद अध्यक्ष क्या जो मामला सामने आ रहा है उसमें कहना गलत नहीं होगा कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी? पंकज जी जी हेलो जी जी मैं बता दूं नगर परिषद चित्रकूट जो साधना 12 बजे के लगभग पुलिस और तहसीलदार महोदय को सूचना मिली, जानकारी मिली कि यहाँ जेसीबी और ट्रैक्टर चल रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं। जिसकी शिकायत पर तहसीलदार सुमित गुर्जर और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे कार्रवाई के लिए। लेकिन वहां जब पहुंचे मौके पर तो मौके पर पहुंचने पर साधना पटेल जो अध्यक्ष है नगर परिषद चित्रकूट की, उनके गुर्गों द्वारा उनसे अवैध बातचीत की गई, गुंडागर्दी पे उतार हो गए जो उनके गुर्गे थे। सूचना मिलने पर अध्यक्ष भी वहाँ मौके पर पहुंच गई। पहुंचने के बाद एक पुलिसकर्मी को बातचीत पे अध्यक्ष जी ने चप्पल से मार भी दिया है और तहसीलदार साहब और पुलिसकर्मी से झूमाझटकी भी हुई है, जिसको लेके आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन पुलिस से एक्टिव रहा और तहसीलदार की शिकायत पे नया गांव चित्रकूट पुलिस द्वारा एफआईआर का काम कर दी गई। लगभग 10 से 10 धाराएं भी लगा दी गई हैं। 10 आरोपी बनाते हुए मुकदमा कायम कर दिया गया है। तो ये जो इन्होंने चप्पल पुलिसकर्मी पर उठाई है, ये किस आधार पर उठाई है? एक तो अवैध खनन वहां पर किया जा रहा था, इस बात की तो पुष्टि थी ना, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो खनन किया जा रहा था। इसके बाद भी जब इनकी गलती होने के बाद भी इन्होंने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है, इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल बता दूं भाजपा की जो भी जितने भी यहाँ कार्यकर्ता कहा जाए या अध्यक्ष कहा जाए, जो भी नई जो युवा पीढ़ी है, युवा मंडल आके जो पद भारत संभाल रहे हैं, ये कहा जाए कि सत्ता के चूर पे हो जाते हैं। अगर जिस तरह बात की जाए तो एक प्रकार से अवैध उत्खनन भी कर रहे थे। अवैध उत्खनन की जो शिकायत पे तहसीलदार और पुलिस वाले के वो पहुंचे मौके पर, उन्होंने जाके अवैध उत्खनन को रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इनके गुर्गों द्वारा साधना नगर परिषद अध्यक्ष
जो कि है उन्होंने खुद जाके वो मौके पर पहुंचकर अवैध भाषा का उपयोग भी किया। अब हो सकता है कि पुलिसकर्मियों भी ने कुछ अवैध भाषा का उपयोग किया होगा, लेकिन ये अभी वो मामला संज्ञान में नहीं आ रहा। लेकिन अभी यही संज्ञान में चल रहा है कि साधना पटेल ने पुलिसकर्मियों से अवैध भाषा का उपयोग किया और एक पुलिसकर्मियों को चप्पल उतार कर मार दी है। और तहसीलदार साहब पे भी धूम झटकी की हुई है, जिसको लेकर तहसीलदार साहब आज चित्रकूट थाना में जाकर तहरीर दे दी और मामला कायम किया गया। लगभग 10 को आरोपी बनाते हुए 10 मुकदमे लगाए गए हैं। जी, अवैध खनन के खिलाफ अभी तक क्या सबूत बरामद किए गए हैं वहां से? जी बिल्कुल बता दूं कि अवैध उत्खनन में जो लगभग एक जेसीबी या कई ट्रैक्टर चल रहे थे, जिसको लेकर रात में जो भी वहां चल रही थी अवैध उत्खनन, जिसमें पुलिस प्रशासन की संख्या कम होने के कारण इनके गुर्गों की ज्यादा संख्या होने के कारण रात को जेसीबी और ट्रैक्टर को निकाल ले गया गया है। लेकिन इसको रुकवाने को, इसको जब अंदर लाने के प्रयास कर रहे थे तहसीलदार और पुलिस वाले, इसी में धूम झटकी हुई है, इसी में इनकी मारपीट हो गई है। और अवैध उत्खनन की पुलिस द्वारा पूरी तरह से राजस्व विभाग द्वारा पूरी उसके मौजा मुआयना किया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुशवाहा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।